फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये चौथी क्लास है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 38 पैरेलल बॉर्डर लाइन, 38वीं समानांतर सीमा रेखा डिवाइड्स विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज, किन दो देशों के बीच ये रेखा है? तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। और भी जो इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस है या फिर बाउंड्री लाइंस है जो पर्टिकुलर लाइन के नाम से जानी जाती है उसको देख लेते हैं। 17th पैरेलल लाइन जो है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। उसके बाद 22वीं समानांतर रेखा जो है पैरेलल लाइन ये इजिप्ट और सूडान के बीच में है, मिस्र और सूडान के बीच में। 24वीं पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, सर क्रीक से होकर जाती है। 25वीं पैरेलल लाइन मर्तूनिया और माली के बीच में है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है। 21वीं पैरेलल लाइन ईरान और इराक के बीच में है। 38वीं पैरेलल लाइन ये क्वेश्चन आया था, ये हमने किया है अभी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। 49th पैरेलल लाइन ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। डूरंड रेखा, डूरंड लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग लाइन ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा ये चाइना और भारत के बीच सीमा बनाती है। मैगिनोट लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। मैनहैटन लाइन ये रशिया और फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। ओडरनीसे लाइन ये पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। तो हिडनबर्ग और ओडरनीसे दोनों पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती हैं। रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। सिगफ्राइड लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। ब्लू लाइन ये लेबनान और इजराइल के बीच में सीमा बनाती है। तो इम्पोर्टेंट जितने भी बाउंड्री लाइंस थी उनको हमने देखा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। फिनलैंड की हेलसिंकी ये सही है। बोलीविया की लापाज भी ठीक है। यूक्रेन कीव है, ये भी ठीक है। इथियोपिया की लुसाका नहीं है, जाम्बिया की लुसाका है और इथियोपिया की आदिस अबाबा है। नेक्स्ट आते हैं, मैगिनोट लाइन किन के बीच में सीमा बनाती है? तो मैगिनोट लाइन वाज इज the border between France and Germany, the border between East Germany and Poland, the border between America and Canada, the border between India and Afghanistan। तो मैगिनोट लाइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर 4 शहर के नाम दे रखे हैं। लंदन का दे रखा है, लिस्बन है, फ्रैंकफर्ट है और बेरूत है। लिस्बन जो है ये पुर्तगाल में पड़ता है और ये जो है स्पेन के नीचे में पुर्तगाल पड़ता है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा लिस्बन पश्चिम में, फिर हो जाएगा लंदन, ये यूके की राजधानी लंदन हो गया। फिर तीसरे नंबर पे फ्रैंकफर्ट हो गया, जर्मनी में है। और बेरूत जो है ये लेबनान में है, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो 2 1 3 4 हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसको मैप में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस मैप में लंदन यहाँ पे ये शो हो रहा है, लिस्बन यहाँ पे शो हो रहा है, पुर्तगाल की राजधानी है। जर्मनी में ये फ्रैंकफर्ट है और लेबनान में बेरूत। तो पहले आ जाएगा लिस्बन, फिर लंदन, फिर फ्रैंकफर्ट, फिर बेरूत। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, किसकी एक कोस्ट लाइन नहीं है, या कह सकते हैं कि जो किनारे में जो है सतही सीमा नहीं है। तो ब्लैक सी काला सागर की है, एजोव सागर की है और कैस्पियन सागर की है। कैस्पियन सागर जो है ये भी जो है देशों से घिरा हुआ है, एजोव सागर भी घिरा हुआ है और काला सागर भी घिरा हुआ है। लेकिन सारगेसो सागर जो है, इसमें सारगेसम नामक घास उगती है, ये मैक्सिको की खाड़ी से जो है दाईं तरफ पड़ता है। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ये समुद्र के अंदर ही उसको सारगेसो सागर कहा गया है, क्योंकि सारगेसम नामक वनस्पति जो है वहाँ पर उगती है, उसी के नाम पर पड़ा है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे सारगेसो सी ये है पूरा, तो ये पूरा का पूरा जो है समुद्र के अंदर ही अटलांटिक महासागर है, उसके ऊपर में है। इधर ये एजोव सागर है, नीचे जो है मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है। एजोव सागर ये ऊपर वाला होगा और नीचे वाला जो है ये काला सागर होगा। इनके बीच में भी काकेसस पर्वतमाला है। तो कैस्पियन सागर, एजोव सागर, काला सागर और उसके बाद में ये भूमध्य सागर, और यहाँ पे ये सारगेसम सागर है या सारगेसो सागर है, जहाँ जिसकी सीमा किसी भी स्थल या से नहीं लगती है, या फिर इसका कोई किनारा नहीं है, तट नहीं है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। दोनों लिस्ट को मैच करना है हमको और सुमेलित करना है, और करेक्ट आंसर इनमें से चूज़ करना है। देखिए एक तरफ सिटी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके उद्योग दे रखे हैं कि वो सिटी जो है वो क्यों किस उद्योग के लिए ये मशहूर है। तो बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है, ये पेट्रोलियम के लिए है। ये हो सकता है इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में करवा दिया है, फिर भी देख लीजिए। कावासाकी ये आयरन एंड स्टील के लिए है। नेगोया ये कॉटन के लिए है, कॉटन एंड टेक्सटाइल के लिए। विंडसर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब, नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है इनमें से। तो बेलग्रेड बसा हुआ है, बुडापेस्ट भी बसा हुआ है, वियना भी बसा हुआ है, रोम नहीं बसा हुआ है। इसको हम इस पर देखते हैं मैप पर। तो ये देखिए वियना, ये रिवर जा रही है डैन्यूब नदी, और ये वियना शहर है इधर। उसके बाद में इसी डैन्यूब के किनारे पे ये बुडापेस्ट शहर है, हंगरी में पड़ता है। बेलग्रेड है ये इस तरफ। ये तीनों जो हैं ये डैन्यूब के किनारे हैं, डैन्यूब नदी के किनारे हैं। रोम जो है ये डैन्यूब की सहायक नदी, यहाँ पे टाइबर नदी निकली हुई है, TIBER, टाइबर। तो टाइबर नदी के किनारे रोम पड़ता है, टाइबर। नेक्स्ट आते हैं, हरमुज जल संधि किनके बीच में स्थित है। तो हरमुज जल संधि, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ओमान के बारे में डिस्कस किया था, तो एक तरफ ओमान की खाड़ी है और दूसरी तरफ जो है फारस की खाड़ी है, गल्फ़ ऑफ पर्सिया है या फिर पर्सियन गल्फ़ है और गल्फ़ ऑफ ओमान है। इनके बीच में जो है ये हरमुज जल संधि पड़ती है, जिससे होकर के जो शिप्स हैं ईरान के, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, और उसी के थ्रू जो है हरमुज जल संधि के थ्रू जो है ये व्यापार चलता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें मैप देख लीजिए पहले। पर्शियन गल्फ देखिए ये है फारस की खाड़ी, और ये रही हरमुज जल संधि। इधर UAE है, UAE के बाद में इधर ये ओमान है, ओमान के किनारे में ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी। इन्हीं दोनों के बीच में ये हरमुज जल संधि ये बनी हुई है, ऊपर ईरान है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला कौन सा
स्टेट है या कौन सी जलसंधि है, तो वो है बाब अल मंडाब। बाब अल मांडेब जो है ये है। हरमुज जलसंधि की हम लोगों ने भी बात की। बास्पोरस जलसंधि ये तुर्की के चारों तरफ तुर्की है और तुर्की के पास में ये बीच में ये बास्पोरस जलसंधि है। मलक्का पड़ती है, ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में मलक्का जलसंधि पड़ती है। मैप में देखते हैं इसको, आंसर इसका हो जाएगा ए। देखिए ये है मैप में, ये बास्पोरस जलसंधि यहाँ पर दे रखी है। ये मरमरा का सागर है, ये एजियन सागर है और ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। ये टर्की पूरा फैला हुआ है। ऊपर काला सागर है, तो काला सागर को ये नीचे भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये सी ऑफ मरमरा है यहाँ पे, और यहीं पर जो है बास्पोरस जलसंधि है। फिर ये हरमुज जलसंधि, ये एक तरफ पर्शियन गल्फ़ है, फारस की खाड़ी है, दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है और उसके बीच में ये पर्शियन गल्फ़ है, हरमुज जलसंधि है। तीसरा है बाब अल मांडेब, इसकी बात हो रही थी। इधर ये लाल सागर है और लाल सागर को अदन की खाड़ी होता हुआ ये अरब सागर से होता हुआ ये हिंद महासागर नीचे है, तो ये इसको जो है जोड़ता है ये बाब अल मंडेब। उसके बाद में मलक्का की जलसंधि है, ये मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। तो ये 4 जलसंधि के बारे में ये क्वेश्चन था कि कौन सी जलसंधि जो है जो लाल सागर और हिंद महासागर के बीच में है, तो वो है बाब अल मांडेब। नेक्स्ट आते हैं, करीबा बांध किस नदी के किनारे बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है? तो करीबा बांध जो है ये जाम्बोजी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा इसको, जाम्बोजी नदी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नदी पर जो है ये विक्टोरिया प्रपात है जो युगांडा, कीनिया, तांजानिया के बीच में सीमा बनाता है। जाम्बोजी नदी पर ये करीबा बांध है अफ्रीकन महाद्वीप में। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, करीबा बांध हैज़ बिल्ड ऑन द रिवर। अब यहाँ पे ये जाम्बोजी नदी पर है, इसका यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर जो कह सकते हैं कि डैम हैं, तो या कौन कौन से जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं या कौन कौन से बांध बने हुए हैं पूरे विश्व में। तो चाइना में 3 जॉर्जेस डैम है जो यांगत्से नदी पर बना हुआ है। यांगत्से नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है चाइना की। उसके बाद में ये विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है। उसके बाद यूएसए में हूवर बांध है। हूवर बांध जो है ये कोलोराडो नदी पर बसा हुआ है। कोलोराडो नदी पर बोल्डर भी इस नाम को कहा जाता है, हूवर बांध को बोल्डर नाम से भी जाना जाता है। पाकेर है, वो भी है यहीं पर। इजिप्ट में ये असवान बांध है जो नील नदी पर बना हुआ है। फिर उसके बाद ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच में इटियापू बांध है जो पराना नदी पर बना हुआ है। उसके बाद ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में करीबा बांध है जो जाम्बोजी नदी पर है, जिसका हम भी क्वेश्चन ये आया था, इसको हमने अभी किया। करीबा डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन द रिवर जाम्बोजी। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर 3 सेंटेंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमको बताना है उनमें से कौन कौन सही है कौन नहीं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। सामान्य रूप से जो है सामान्यतया जो तापमान है वो घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे तापमान घटता है। ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अब यहाँ पे आता है क्यों घटता है, तो बिकॉज द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीटेड अपवर्ड, क्या गर्म होता है ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर सरफेस पे। तो ये जो है यहाँ पे बात आती है कि ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये एटमॉस्फेयर जो है आप जब भी देखेंगे तो आपने पृथ्वी का अल्बिडो जो है वो मैप देखा होगा या वो डायग्राम देखा होगा कि पृथ्वी पर जितनी भी सनलाइट आती है और जो सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट से ही टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है। एटमॉस्फेयर
तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर तो घटता है, लेकिन यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है या कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पर जो है ये या क्षोभ मंडल है, यहाँ पर तापमान जो है बढ़ता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है देयर इज़ अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, क्या अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है? नहीं, जैसे जैसे ऊपर वायु जाती ऊपर हम जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में जो है जो गैसेज होती हैं वो उनमें जो है हल्कापन आने लगता है और ये जो है वायु जो है ऊपर की ओर जाने लगती है। तो जितनी हल्की वायु होगी तो जितना जो है टेम्परेचर भी उसका रिड्यूस होगा। तो मॉइस्चर जो है कंटेंट जो है वो अपर एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, हाँ ये बिल्कुल सही है। जो घनत्व जो है या मास अपॉन वॉल्यूम जिसको कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो रिड्यूस होती है, तो ये भी सही है एयर की। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और 3 सही है और केवल सेकंड वाला जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी वाला 1 और 3। इसको फिर समझ लीजिए, इस पर भूल मत करिएगा कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर जो है उसकी सरफेस जो है पृथ्वी की सरफेस से एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है वो गर्म होती है, वो इसीलिए जो है गर्म होती है क्योंकि जो टेम्परेचर जो हीट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो एक तरह से ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है ये सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। अब ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और यूएसए ये 4 कंट्रीज दे रखी हैं और वहाँ पर चलने वाली ये चक्रवात के नाम हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात को कहा जाता है, विली विली। उसके बाद चाइना में टाइफून कहा जाता है, इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, सिंपल साइक्लोन ही नाम दिया जाता है, और हरिकेन जो है ये यूएसए और मैक्सिको में कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ लोकल विंड दे रखी है, दूसरी तरफ वो कंट्री दे रखी है जहाँ पे वो लोकल विंड जो है वो बहती है या चलती है। तो लोकल विंड गर्म होती है या फिर ठंडी होती है तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, तो उसी क्षेत्र में वो केवल चलती है। तो सिराको यहाँ पे ये फ्रांस दे रखा है, सिराको जो है वो फ्रांस में चलती है ऐसा दे रखा है। बोरा इटली दे रखा है और बिलिजार्ड कनाडा दे रखा है। तो बिलिजार्ड कनाडा सही है, बोरा इटली भी सही है। फ्रांस में मिस्टल चलती है, मिस्टल, और मिस्टेल होगा, मिस्टेल चलती है, सिराको नहीं चलती है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही है, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि लोकल विंड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चलती हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरफ दे रखी है वार्म लोकल विंड और दूसरी तरफ दे रखी है कोल्ड लोकल विंड्स। तो वार्म लोकल विंड्स कौन सी हैं? तो ज़्यादातर जो है भूमध्य रेखा के पास चलने वाली जो विंड्स होंगी वो वार्म होंगी। तो चिनूक है, इसको स्नो ईटर कहते हैं, यूएसए और कनाडा में ये चलती है। फोन जो है ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच चलती है। हरमंटन ये गिनी की डॉक्टर विंड्स भी बोला जाता है इसको, हरमंटन को, और ये वेस्ट अफ्रीका में चलती हैं। लू को जो गर्म हवाएं हैं ये भारत और पाकिस्तान में ही चलती है या भारत के आसपास के देश है उनमें लू कहा जाता है चलने वाली हवाओं को, गर्म हवाएं जो लोकल विंड्स होती हैं। सेंटाना ये कैलिफोर्निया यूएसए में चलती है। सिराको ये सहारा मरुस्थल में उत्तरी अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहाँ पर ये चलती हैं सिराको पवन। खमसिन जो है ये इजिप्ट में चलती हैं और नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में। तो ये हो गई वार्म लोकल विंड्स। अब आते हैं कोल्ड लोकल विंड्स के बारे में जान लेते हैं। बोरा ये क्रोशिया और इटली के बीच चलती है। मिस्टल फ्रांस में चलती है टुवार्ड्स द मेडिटेरियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ। पुर्गा ये टुंड्रा रीजन है रसिया और सेंट्रल एशिया में, वो रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ होती है।
साइबेरिया के मैदान है जहाँ पे, तो वहाँ पे ये पुरगा पवन चलती है। ब्लिज़ार्ड है, ये टुंड्रा रीजन में पर ही चलती है, यूएसए और कनाडा के। यूएसए में टुंड्रा रीजन में जो अलास्का आ जाता है। पम्पेरो ये एंडीज़ पर्वत के किनारे चलती है, अर्जेंटीना में चलती है, ये एंडीज़ माउंटेन से होती हुई अर्जेंटीना में। तो ये जो थी लोकल विंड्स के नाम थे, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहने का मतलब है कौड़धारी वन। तो कौड़धारी वन जो है वो शंकुधारी वन या कौड़धारी वन कौन सी जलवायु में होते हैं? टैगा जलवायु में होते हैं, टैगा जलवायु में। और टैगा जलवायु जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पर्वतों में। टुंड्रा जो है वो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र को टुंड्रा बोला जाता है। फिर घास के मैदान आते हैं, उसमें जो है यहाँ पर जो है उसके नीचे जो है ये टैगा जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि नॉट फाउंड इन, कहाँ पर नहीं है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर और नीचे की ओर कर्क रेखा से भी ऊपर जाएंगे, 66.5 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे स्कैंडेवियन पर्वत श्रेणी है, ये नॉर्वे और स्वीडन के बीच में सीमा बनाती है। तो निश्चित बात है यहाँ पर जो है टैगा जलवायु होती है। कनाडा में भी ऊपर का क्षेत्र जो कनाडा का है वहाँ पे द्वीप हैं कुछ, और कनाडा का ऊपर का क्षेत्र जो अलास्का से लगा हुआ है, अमेरिका के अलास्का से, वहाँ पर भी ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। फिनलैंड जो है ये बाल्टिक सागर है, तो पहले नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, तो इसके बीच में बाल्टिक सागर है और बोथनिया की खाड़ी है। तो फिनलैंड भी ऊंचाई पर स्थित है। एक तरह से अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में 66.5 डिग्री की तरफ या फिर आर्कटिक की तरफ जो है ये स्थित है। तो इन तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अमेजोनिया अमेज़न के पास है और ये भूमध्य रेखा के पास से होकर के जाती है। ये अमेज़न के जंगल हैं, तो अमेजोनिया ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं है, ये भूमध्य रेखी फॉरेस्ट बोलते हैं इनको, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ फॉरेस्ट है कि किस प्रकार के फॉरेस्ट है और उनमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मानसूनी फॉरेस्ट, तो मानसून फॉरेस्ट में यहाँ पे देखिए प्लम एंड ओलिव ले रखा है, पाइन एंड स्प्रूस दे रखा है, टीक एंड साल दे रखा है। तो साल, सागौन, टीक, शीशम ये सब मानसूनी फॉरेस्ट हैं, मानसूनी वन है। उसमें ये फॉरेस्ट में ये जो है वनस्पति पाई जाती है, ये पेड़ होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी भूमध्य रेखीय वन वो वन होते हैं जहाँ पर महोगनी, एबोनी और रोज़वुड ये सब पाए जाते हैं, तो ये चौथा हो जाएगा। अच्छा, इनको जो है अब जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है इनको सदाबहार वन भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो ऐसे वनों को सदाबहार वन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ऊंचे वन होते हैं, घने होते हैं, जंगल जो होते हैं वो भी घने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की रोशनी जो है वो नीचे तक नहीं आ पाती है, तो इनकी लकड़ी जो होती है वो भी कठोर होती है और किसी भी प्रकार से जो है मानव जाति के लिए मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जो लकड़ियाँ सामान बनाने में, उसमें वो यूज़ नहीं आती है। तो महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, रोज़वुड हो गया, तो ये सभी जो है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं। फिर मेडिटेरियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन जो हैं ये वो वन होते हैं जहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये 30 से 45 डिग्री के बीच में पाई जाती है, तो इनके वन जो होंगे वो भी 30 से 45 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं और शीत ऋतु में वर्षा होती है, ऐसे वन वहाँ पे होते हैं। तो वो जो है एक तरह से साइट्रस फ्रूट भी वहाँ पर होते हैं। तो प्लम और ओलिव ये जो हैं ये मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर होते हैं। फिर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कौड़धारी वन। कौड़धारी वन में जो है पाइन और स्प्रूस आ जाता है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। अब यहाँ पर भी जो है
टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखा है, जलवायु दे रखी है एक तरफ कि किस प्रकार की जलवायु और किस रीजन में होती है। तो याद रखिएगा मध्य चिली और दक्षिणी कैलिफोर्निया मेडिटेरियन के आसपास के इलाके को छोड़कर ये दो जगह जो हैं मध्य चिली और दक्षिणी कैलिफोर्निया जो है, इन दोनों में हमेशा जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया यहाँ पे नाम आ रहा है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन हो जाएगा ये। वेस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जो है विक्टोरिया मरुस्थल भी है, तो यहाँ पे जो है पूरा मरुस्थली मरुस्थल है, तो मरुस्थल है तो हॉट डेजर्ट हो जाएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश में मानसून, ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। साइबेरिया ठंडा होता है, तो वहाँ पे बर्फ़ की चादरें जो है बची होती हैं, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ वो वहाँ साइबेरिया है रशिया में। तो यहाँ पर जो है साइबेरिया ये कोल्ड टेम्परेट जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से ए का दूसरा, बी का चौथा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्पादन करता कौन सा देश है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन करता देश है कनाडा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भंडार की बात आए कि कहाँ पर भंडार सबसे ज़्यादा हैं यूरेनियम के, तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इधर भी टाइप ऑफ क्लाइमेट दे रखा है और रीजन रखे हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय कौन सी होगी? तो भूमध्य रेखीय में सूडान हो जाएगी, सूडान और कॉन्गो दोनों हैं। तो कॉन्गो जो है ये भूमध्य रेखीय हो जाएगी। कॉन्गो गणराज्य जो है वहाँ से होकर के जो कॉन्गो नदी है वो 2 बार भूमध्य रेखा को काटती भी है। तो ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ होती है? तो मैंने ये बताया था कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे दूसरे का पहला हो गया। मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में होती है और सवाना घास के मैदान जो है ये सूडान में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका का रीजन है, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लडोगा झील फिनलैंड दे रखा है, यही गलत है। लडोगा झील, ओनेगा झील और बैकाल झील, ये तीनों जो हैं रशिया में हैं। विनिपेग झील कनाडा में है। उत्तर से दक्षिण पे जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि पहले ग्रेट स्लेव झील आती है, ग्रेट बियर आती है, फिर ग्रेट स्लेव आती है, फिर अथाबास्का आती है, फिर रेंडियर आती है, फिर विनिपेग आती है, अगर हम उत्तर से दक्षिण में जाएँ कनाडा में। तो वेटर्न और वेनर झील ये दोनों स्वीडन में पड़ती हैं, ये सही है, ये भी सही है। वोस्टोक झील ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे लडोगा झील जो है वो रशिया में है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं है? नुरेक डैम, वाकशलीव रिवर, वाक्श रिवर जो है ये नुरेक डैम ये सही है, तजाकिस्तान में है। और टियापू डैम ये पराना नदी पर है, फिर ये दक्षिण अमेरिका में। ओकोसेम्बो डैम, ओकोसेम्बो डैम जो है ये वोल्गा रिवर नहीं है, ये वोल्टा रिवर है, और वहाँ पे ओकोसेम्बो डैम बना हुआ है। हूवर डैम जो कोलोराडो नदी किनारे, ये भी सही है, यानी सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्रीज आर द बॉर्डर्ड विद इसराइल, कौन सी कंट्री जो है इसराइल के साथ सीमा बनाती है? तो सीरिया भी सीमा बनाती है, लेबनान भी सीमा बनाता है, इजिप्ट भी बनाता है और जॉर्डन भी बनाता है। चारों जो है ये देश जो है इसराइल के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो है मृत सागर या कैसे डेड सी, मृत सागर या डेड सी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये
जॉर्डन में स्थित है। ठीक है, तो आंसर इसका 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। मैप में इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैप है, ये इज़राइल है। इज़राइल के इस तरफ मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इस तरफ जो है ये सीरिया है, फिर लेबनान है, फिर नीचे में आएंगे ये वेस्ट बैंक है। तेल अवीव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये ज़्यादातर जो है तेल अवीव जो है ये बंदरगाह है, और इज़राइल का जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, रिफाइनिंग भी होती है। गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी ये है, और ये इजिप्ट है ये पूरा, और ये जॉर्डन है। तो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, और ये सभी जो है इसी के आसपास ये बसे हुए हैं। ठीक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, और साथ में फ़लस्तीन तो है ही। नेक्स्ट, विच रिवर बॉर्डर्ड बिटवीन यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम में। रियो ग्रांडे नदी है, याद रखिएगा, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट आते हैं, तंगानिका झील किन देशों के बीच सीमा बनाती है? जाम्बिया के बीच, जाम्बिया, तंजानिया और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और साथ में बुरुंडी, बुरुंडी इनके बीच में सीमा बनाती है। बुरुंडी वह स्थान है जहाँ से नील नदी का उद्गम स्थान इसको कहा जाता है। उद्गम स्थान है जहाँ से नील नदी स्टार्ट होती है। और खार्तूम में जाकर के, सूडान में खार्तूम में जाकर के नीली नील और सफ़ेद नील ये दोनों मिलती हैं जाकर के, फिर आगे नील नदी बनती है। तो नीली नील और सफ़ेद नील जो है दोनों जो है वो खार्तूम में जाकर मिलती हैं सूडान में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बांध नील नदी पर बना हुआ है, तो असवान बांध जो है वो नील नदी पर बना हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा। ये जिम्बाब्वे जो है ये दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा बनाता है, तो तीसरा नहीं होगा, पहला दूसरा होगा इसमें, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्पस माउंटेन, आल्पस पर्वत श्रेणी की जो सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है माउंट ब्लांक, फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, किन के बीच में सीमा बनाती है सीमा किन के बीच बनाती है? इसमें दे रखा है फ्रांस और जर्मनी, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा नहीं बनाती है। फ्रांस और स्पेन, यहाँ पर जो है पेनीज पर्वत श्रेणी है वो सीमा बनाती है फ्रांस और स्पेन के बीच में। स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच में भी नहीं बनाती है। और माउंट ब्लांक जो बसा हुआ है ये एक्चुअल में ये चोटी जो है फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाती है। हालांकि जो आल्पस पर्वत है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है मेकोंग रिवर जो है फ्लोज थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज़, कितने देशों से होकर मेकोंग नदी जो है बहती है? तो टोटल जो है 6 कंट्रीज़ हैं जिनसे होकर के मेकोंग नदी बहती है। अभी इसमें ये भी आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि मेकोंग नदी जो है ये कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। तो वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो म्यांमार है, उसके बाद में थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और लाओस है, चाइना है। ये सभी जो है कंट्रीज़ ये मेकोंग रिवर से जुड़ी हुई हैं। तो ये यहाँ पे म्यांमार हो गया, ये मेकोंग रिवर जा रही है, ये इस तरह से ये मेकोंग रिवर जा रही है। अभी देखिए कहाँ कहाँ पे सीमा बना रही है ये भी क्लियर हो जाएगा अभी आपको। इस तरह से होती हुई ये यहाँ पे जाती है, ठीक है, और ये हिंद महासागर में गिर जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये है म्यांमार एक, दूसरा हो गया थाईलैंड, तीसरा हो गया कंबोडिया, चौथा हो गया वियतनाम, पांचवा हो गया लाओस, और छठवां हो गया चाइना। अब देखिए बाउंड्री किन किन के बीच बनाती है, तो ये देखिए मेकोंग रिवर म्यांमार और लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती है। म्यांमार और लाओस के बीच में और थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा बनाती है। फिर उसके बाद लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाती हुई यहाँ पर ये नदी कंबोडिया के बीच से होकर जाती है, और ये पूरा का पूरा जो लाओस है उसके किनारे किनारे होते हुए पूरा जो है थाईलैंड और लाओस के बीच में सीमा बनाती हुई चलती है ये मेकोंग रिवर। ऊपर वियतनाम है,
वियतनाम के ऊपर में चाइना है, तो ये चाइना तिब्बत से होकर निकलती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो है एक तरफ नगर दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उद्योग दे रखे हैं कि वो उद्योग जो है वो नगर जो है उन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो जुबैल जो है ये सऊदी अरब में ये पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। ऑटोमेटिकली हम लोग जानते हैं कि गल्फ़ कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ़ कंट्री है, वो वहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन ज़्यादा होता है, तो पेट्रोकेमिकल के लिए ही जाना जाता है जुबैल। चिलियाबिंस्क ये रशिया में है, ये आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है। बेलफास्ट जो है ये शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। और ड्रेसडेन जर्मनी जो है ये ऑप्टिकल एंड फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नहीं, इसमें पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, इसमें हो जाएगा जुबैल, ये हो जाएगा पहले का दूसरा, किसी में नहीं दे रखा है तो ये तो ऑप्शन, चलिए ठीक है, इसमें नहीं है तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अरेंज दीज कंट्रीज विद देयर कोस्टल लाइन बाउंड्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो सीमा रेखा है वो सबसे बड़ी सीमा रेखा बोली जाती है पूरे विश्व में। तो पहले नंबर पे तो कनाडा ही आ गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे नॉर्वे के साथ जो सीमा रेखा है स्वीडन की वो आती है। उसके बाद इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रशिया के साथ जो चाइना की बाउंड्री है। तो 1 पहले आ जाएगा, 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने कराए, मैंने उसको आप लोगों को उनको उसकी व्याख्या की और उसको बताया। तो नेक्स्ट जो वीडियो क्लास है वो, जैसा कि आप लोगों की मांग है कि भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम जो है भारत का भूगोल और उसके साथ साथ में कुछ विविध या कह सकते हैं मिसलेनियस जीके भी ऐड करेंगे। मिसलेनियस जीके में जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर भी जो है कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेशन है उसकी, या फिर कोई भी जल विद्युत परियोजना है तो वो कहाँ पर है, नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ जो है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर कोई कंट्री है कि नहीं है, या उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे हम, तो उसमें वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो शामिल करेंगे। तो थैंक यू।